हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकारों के बारे में, आज हमें पढ़ना है अनुच्छेद 20, 21 और 22 के बारे में और समझना है कि उनमें क्या-क्या बातें कही गई हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 20 की। ठीक, अनुच्छेद 20 जो है वो मौलिक अधिकार का एक अनुच्छेद है। इसमें 3 बातें कही गई हैं। ठीक, मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद जो 3 है, उसमें 3 जो 20 है उसमें 3 बातें कही गई हैं। पहला कहा गया है स्वयं के विरुद्ध गवाही, कि आप कहीं भी हैं यानी कोर्ट में आप हैं या पुलिस के सामने हैं, आप खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। यानी वो आपकी इच्छा है, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, मगर कोर्ट में खुद के खिलाफ दी गई गवाही मान्य नहीं होती है। कहने का मतलब है कि जब तक जो गवर्नमेंट है उसके पास एविडेंस नहीं होगी, तो केवल आपके कह देने से वो आपको सज़ा नहीं दे सकती। ठीक, कि आपने कह दिया कि हाँ हमने इसका मर्डर किया है और आपके खिलाफ एक भी एविडेंस नहीं है, यानी जो साक्ष्य है एक भी नहीं मिल रहा है, तो उस समय आपको सज़ा नहीं दी जा सकती। और इसमें एक बात और है स्वयं के विरुद्ध गवाही में, कि यदि पुलिस आपका कोई बयान लेती है तो आप उसके सामने उस बयान को स्वीकार कर लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि पुलिस वाले आपसे कुछ बातें मनवाने का प्रयास करते हैं, कहते हैं कि बताओ ये क्राइम तुमने किया है कि नहीं। आपने नहीं किया है, आप कह देंगे कि नहीं किया है, तो वो आपको पीटेंगे। ठीक, फिर भी यानी कि बार बार वो आपको फिजिकली टॉर्चर कर रहे हैं, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए कि आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ ये काम मैंने किया है। ठीक, ऐसा क्यों कहा गया है कि आप जाइए, पुलिस वाला जब भी आपसे कहता है कि तुमने ये अपराध किया है कि नहीं किया है, तो आपको तुरंत में एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ मैंने ये काम किया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि पुलिस वाले को अब कोई फ़िक्र नहीं है, वो एकदम बेखौफ होकर आपको जेल में डाल देगा कि ठीक है अब तुमको कोर्ट में ले जाएंगे। और कोर्ट में जाने के बाद जज साहब जब आपसे पूछे कि आपने ये अपराध किया है कि नहीं किया है, तो आप कह दीजिए नहीं। पुलिस वाला हज़ार बार खड़े होकर कहेगा कि इन्होंने हमारे सामने कहा था कि ये अपराध इन्होंने किया है, तो जज साहब उनको समझाएंगे कि देखो बाबू ऐसा नहीं होता है। ठीक, यानी पुलिस की निगरानी में दिया गया बयान अमान्य होता है, कि पुलिस के सामने आप जो कुछ भी कहिए, ठीक, वो कोर्ट में एविडेंस के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो ये आपकी स्मार्टनेस होगी कि जब पुलिस आपको अगर उस प्रकार का फ़ोर्स करे कुछ किसी अपराध के लिए कि बताओ ये तुमने किया है कि नहीं किया है, ठीक? तो उस समय आपको क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेना है। अगर वो फुटेज बना रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, फिर भी कोई बात नहीं है। क्योंकि जज जो होते हैं वो समझते हैं कि जो पुलिस है वो जो कैदी है उस पर दबाव बनाती है, प्रेशर बनाती है बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। इसीलिए ऐसा प्रावधान बनाया गया है कि स्वयं के खिलाफ आप गवाही मतलब स्वयं के विरुद्ध में आप गवाही नहीं दे सकते। ठीक, और दूसरी बात कही गई है कि एक अपराध की एक सज़ा। ठीक, एक अपराध की एक सज़ा का मतलब कि अगर कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति ने किसी घर में डाका डालते समय किसी की हत्या कर दी। ठीक, बेचारा डाका डालने गया था मगर रास्ते में कोई मिल गया, अब आने नहीं दे रहा था, तो क्या करेगा? मारना तो पड़ेगा, रास्ता साफ करना पड़ेगा। तो उसने इस व्यक्ति को मार दिया। अब मारने के बाद कोर्ट में गया, कोर्ट में जाने के बाद उसे सज़ा वग़ैरह हुई। अब सज़ा हो गई, जज साहब ने उसको सज़ा दे दिया। सज़ा देने के बाद गया, मान लेते हैं कि 5 वर्षों का कारावास मिला, 5 वर्षों का कारावास पूर्ण करने के पश्चात वो बाहर आया। बाहर अब जाता है बाज़ार में जाकर बेचारा सब्ज़ी खरीद रहा है आराम से। तो वहाँ पर उस वही पुलिस अधिकारी उसे देख लेता है जिसने उसे पहले अरेस्ट किया था। फिर कहा कि तुमने ना तुमने अभी 5 साल पहले उस व्यक्ति का कत्ल किया था ना, चलो, चलो, चलो तुमको जेल में ले चलते हैं। फिर ले जा कर के उस व्यक्ति का कत्ल इस व्यक्ति ने किया था, इसको जज साहब सज़ा दीजिए। तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, अगर आपने कोई अपराध किया है तो उस अपराध का जो सज़ा है वो केवल आपको एक ही बार काटनी पड़ेगी। ठीक, उसके बाद कहा गया वर्तमान कानून के आधार पर सज़ा, कि जब भी किसी व्यक्ति को कोई सज़ा सुनाई जाएगी, तो वर्तमान समय में जो नियम कानून चल रहा होगा उसी के बयान पर, यानी उसी को आप आधार मानते हुए, बेस मानते हुए उस व्यक्ति को सज़ा देंगे। ना कि पुराने कानून को देखकर, ना ही कि आगे बनने वाले कानून को देखकर। जैसे मुग़ल काल में तो ऐसा होता था कि अगर व्यक्ति चोरी करता पकड़ा गया, ठीक? नाप-तौल में बेईमानी कर रहा है,
सम्राट बुलाएगा, सर कलम कर दिया जाए। ठीक। तो ऐसा नहीं कि पहले यही होता था कि अगर तुम जिस हाथ से चोरी करोगे वही हाथ तुम्हारा काट देंगे, तो तुमने भी इसी हाथ से चोरी की है, तुम्हारा ये हाथ काट दिया जाएगा। ठीक। तो ऐसा नहीं है। वर्तमान समय में जो नियम कानून चल रहा है उसी के बिना पर जो आपके जज साहब हैं वो आपके सज़ा का निर्धारण करेंगे। ठीक। और ऊपर वाले में एक शब्द प्रयोग किया गया नासिर। नासिर का अर्थ होता है जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज किसी फैसले को लेकर कोई बयान देता है। ठीक। कि वो अपना जब फैसला सुनाता है तो उसका दिया गया फैसला एक नसीर बन जाता है। नसीर का मतलब जिसे कोई मिटा ना सके, जैसे होते हैं ना पत्थर पर खींची हुई लकीर, जिसे अब कोई मिटा नहीं सकता। तो सुप्रीम कोर्ट यानी जो जज किसी व्यक्ति को सज़ा देते हैं तो वो नासिर बन जाता है कि अब कोई व्यक्ति ठीक वैसा ही क्राइम करेगा तो उसको भी यही सज़ा दी जाएगी, अब दूसरे किस्म की सज़ा नहीं दी जा सकती। ठीक। कहने का मतलब है कि यदि कोई साधारण व्यक्ति है, ठीक, अगर वो जाकर किसी बैंक में चोरी करता है और पकड़ा गया, उसे अगर 5 साल की सज़ा और प्लस में 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ा, तो एक रईस ख़ानदान का लड़का भी अगर जाकर चोरी करे और पकड़ा जाए तो उसको भी ठीक वही सज़ा दी जाएगी। ऐसा नहीं कि उसको सज़ा दी जाएगी केवल 2 साल की, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सेम क्राइम किया है लोगों ने तो सेम सज़ा दी जाएगी। अगर किसी एक व्यक्ति को पहले सज़ा सुना दी गई तब एग्जैक्ट वैसी ही। तो कहा गया है कि जो कुछ भी वो सज़ा का प्रावधान सुनाते हैं वो फिक्स हो जाता है। ठीक। कि अब कोई व्यक्ति ठीक इसी स्टैंडर्ड का ऐसा ही अपराध करेगा तो उसे यही सज़ा दी जाएगी, दूसरी और कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। तो ये आर्टिकल 20 के बारे में हो गया कि अनुच्छेद 20 के बारे में क्या क्या बातें कही गई हैं। अब बढ़ते हैं अनुच्छेद 21 की तरफ। ठीक। अनुच्छेद 21 बहुत अच्छा है। ठीक। उसको भी अच्छे से जानते हैं। अनुच्छेद 21 में कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यहाँ पर प्राण शब्द है मगर प्राण का जो मीनिंग है वो लाइफ से लिया गया, अर्थात जीवन से। कि इसमें जो अनुच्छेद 21 है उसमें व्यक्ति के जीवन स्तर की बात की गई है, उसके संपूर्ण जीवन की बात की गई है। ठीक। इसमें प्राण एवं दैहिक, दैहिक का मतलब होता है शारीरिक, फिजिकल स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है। पहला कहा गया है कि आत्महत्या। कहते हैं कि आपके जो प्राण है उसे लेने का अधिकार किसी के पास नहीं है। ठीक। इसीलिए रेयर केस में किसी व्यक्ति को फांसी दी जाती है, बहुत अधिक क्राइम कर दे तब। तो इस पे कहा गया है कि प्राण लेने का जो अधिकार है वो किसी के पास नहीं है, यहाँ तक कि आपके पास भी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लिया तब तो ठीक है, परंतु आत्महत्या करते हुए पकड़ा गया तो उस व्यक्ति को सज़ा मिलती है, ऐसा प्रावधान है। ठीक। अभी तक ऐसे व्यक्ति पकड़े नहीं गए हैं इसीलिए आपको पता नहीं है, परंतु भारतीय संविधान में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करते हुए पकड़ा गया, ठीक, यानी खुद सुसाइड कर रहा है, फांसी लगा रहा है, जहर खा रहा है, ऐसी कोई प्रक्रिया कर रहा है और पता चल गया कि उसने सुसाइड करने का प्रयास किया है तो उस व्यक्ति को सज़ा मिलेगी। डाल देंगे जेल के अंदर, कहेंगे कि अब रहो 2-4 दिन बिना खाए पिए, 5-6 महीने यहीं पर आराम करो, जो तुम्हारे अंदर आत्महत्या करने का भूत है वो अपने आप निकल कर चला जाएगा स्वर्ग में। और फिर उसके बाद कहा गया पर्यावरण प्रदूषण, कि आप पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यदि व्यक्ति पर्यावरण प्रदूषण करेगा तो जो वायु है वायु प्रभावित होगी और प्राण वायु अर्थात ऑक्सीजन की मात्रा को भी इफ़ेक्ट करेगी। ठीक। और जिससे व्यक्ति का जो जीवन स्तर है, जो कि जीवन आयु चक्र है, जो कि पहले 80 से 100 वर्ष के बीच में हुआ करता था, अब घटकर 60 से 70 के बीच में चला गया है, तो उसको प्रभावित करेगा। तो ये जो पर्यावरण की बात की गई है वो भी इसी में है कि अगर कोई आप पर्यावरण प्रदूषण करते हैं तो इसका मतलब आप अनुच्छेद 21 का उल्लंघन कर रहे हैं। आपने आपके गाड़ी का प्रदूषण कागज बनता है, ठीक, लाइसेंस बनता है कि आपकी गाड़ी अधिक प्रदूषण तो नहीं कर रही। अगर करती है तो आप चालान भरते हैं। क्यों चालान भरते हैं? क्योंकि आप जो ये प्रक्रिया कर रहे हैं, जो धुआं निकाल रहे हैं अपनी बाइक से, उससे पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, जिससे मनुष्य के यानी भारत के समस्त नागरिक, ठीक, समस्त जो नागरिक हैं उनके जीवन स्तर को वो प्रभावित कर रहा है। तो कोई भी ऐसा एक्ट हो जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से
मानव के जीवन को प्रभावित करेगा वो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। फिर उसके बाद इसी में जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार, RTE, राइट टू एजुकेशन। ठीक, यानी सरकार ने ये सोचा कि व्यक्ति को हम लंबी आयु देकर क्या करेंगे, अच्छा स्वास्थ्य देकर क्या करेंगे, जब व्यक्ति शिक्षित ही ना हो। ठीक, यदि व्यक्ति शिक्षित नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो हर जगह मूर्ख बनेगा। ठीक, अर्थात उसके जीवन का जो स्तर है वो अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर कहा गया ना कि प्राण, यहाँ पर शब्द हिंदी में है मगर इंग्लिश में इसका तात्पर्य लाइफ से है, आपके पूरे जीवन से, कि वह कोई भी प्रक्रिया जो मनुष्य जीवन को प्रभावित करती हो वह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाएगा यदि किसी व्यक्ति या राज्य द्वारा बाधित किया जाए तब। तो कहा गया, तो सरकार ने कहा कि व्यक्ति का शिक्षित होना उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, अर्थात हर व्यक्ति को शिक्षित अवश्य होना चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए यानी सन 2002 में 86वां संशोधन किया गया और राइट टू एजुकेशन, ठीक, यानी शिक्षा का जो अधिकार है उसे अनुच्छेद 21 में डाल दिया गया। और इसी अभियान के चलते सन 2010 में सर्व शिक्षा अभियान चला, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। जो आप सरकारी विद्यालय देखते हैं वो सब सन 2010 से चालू हुए थे। किसके तहत? यही जो RTE है, राइट टू एजुकेशन, ठीक, इसी के तहत। और इसी में बात की गई है एकांतवास की। एकांतवास का मतलब होता है यदि कोई व्यक्ति कहीं एकांत में रहना चाहता है तो आप उसे किसी प्रकार से फोर्स नहीं कर सकते। ठीक, यानी कोई व्यक्ति एकांतवास अकेले रहना चाहता है तो कोई उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो वो अनुच्छेद 21 का प्रयोग करके जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, कहेगा कि ये हमारे एकांतवास अर्थात अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करके हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक, और उस व्यक्ति को क्या दी जाएगी? सजा दी जाएगी। ठीक, तो एकांतवास का अधिकार है कि आप अकेले रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। फिर उसके बाद है निजता का अधिकार, जो कि सन 2017 में दिया गया, यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को देखते हुए। तो निजता का अधिकार का मतलब होता है राइट टू प्राइवेसी। ठीक, कि हर व्यक्ति अगर किसी चीज़ को गोपनीय रखना चाहता है, किसी को नहीं बताना चाहता, तो आप बाय फोर्स उससे नहीं जान सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो अनुच्छेद 21 के तहत उसका ये अधिकार है, आप उसके अधिकार का हनन कर रहे हैं। अधिकारों का हनन करने के कारण वो आपके खिलाफ FIR कर सकता है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कि अगर घर में कोई लड़का या लड़की है, उसके फ़ोन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, पर्सनल चीज़ें हैं जो वो लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहता, अपने माता पिता के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता, और उसके माता पिता इतने स्ट्रिक्ट हैं कि वो कह रहे हैं कि नहीं तुम दिखाओ, नहीं तो हम तुम्हें घर से बाहर फेंक देंगे। ठीक, तो अब वो ऐसी धमकियाँ दे रहे हैं और वास्तव में वो व्यक्ति नहीं दिखाता, उसे घर से बाहर फेंक देते हैं। अब उसके ईगो पर बात आ जाती है कि अरे घर वाले हुए तो क्या हुए, इतनी तो बेइज्जती नहीं कर सकते। अब वो गया उठकर कहाँ? थाने में। और थाने में जाकर जाकर कहता है दरोगा साहब से, देखिए जी, हमारे अनुच्छेद 21 में दिए गए हमारे अधिकार, हमारा जो अधिकार है कि राइट टू प्राइवेसी, ठीक, उसका हनन किया जा रहा है। ठीक, और उसी हनन के चलते ये लोग मुझे घर से बाहर भी फेंक दिए हैं। तो वो पता करेगा कि क्या सच में इसकी निजता का जो अधिकार है बाई फोर्स करके उसे चेक करने का प्रयास किया गया है। अगर ऐसा करते हुए पाए गए तो उन व्यक्ति को क्या दी जाएगी? सजा। तो याद रखिए, जो आपकी प्राइवेट चीज़ें हैं उसे जानने का अधिकार किसी के पास नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे सजा दी जाएगी। जैसे ये होता है ना ड्रोन उड़ाना, अब तो पहले जैसे होता था कि आपका मन है तो आप ड्रोन उड़ाते हुए कहीं भी चले गए, परंतु अब ये जो ड्रोन को उड़ाना है उसे हाल फिलहाल में ही यानी कि बंद किया गया, प्रतिबंधित किया गया है कि आप कुछ ऐसे विशेष स्थान होते हैं जहाँ पर, यानी आपको ड्रोन उड़ाने की इच्छा है तो आप जाइए खुले आसमान में फील्ड में जाकर उड़ाइए। आप गाँव बस्तियों में ड्रोन को नहीं उड़ा सकते क्योंकि आप किसके घर के ऊपर किस पर निगरानी रख रहे हैं ये नहीं कहा जा सकता। ठीक, तो इसीलिए कहा गया, जैसे कैमरा वगैरह लगाना, ठीक, खुफिया जगह पर, यानी शौचालय या बाथरूम वगैरह है तो आपने उसमें कैमरा लगाया है, उससे व्यक्ति की जो प्राइवेसी है, जो निजता है, वो निजता नहीं होकर के पब्लिक हो जा रही है, सबके समक्ष जा रही है। तो ऐसी सारी चीज़ें करते हुए पकड़े गए तो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाएगा। फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, व्यभिचार। व्यभिचार की स्वतंत्रता हमें देता है अनुच्छेद 21।
व्यभिचार यानी एडल्ट्री का अधिकार। एडल्ट्री क्या है कि यदि कोई शादीशुदा व्यक्ति है, ठीक, या हस्बैंड हो या वाइफ हो, यानी हस्बैंड है, शादी करने के बाद वो किसी और लड़की से या किसी और की वाइफ से, ठीक, संबंध रखता है, अर्थात उससे बात वगैरह करता है, ठीक। तो प्यारे बच्चों, लाइट जा चुकी है, इसलिए थोड़ी कम लाइट यहाँ पर हो गई है, तो आप थोड़ा कोऑपरेट करने का प्रयास कीजिएगा और आइए बातों को समझते हैं। तो एडल्ट्री का मतलब है व्यभिचार। व्यभिचार का मतलब होता है कि कोई अडल्ट व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, यदि वो शादीशुदा है, तो शादीशुदा यदि पति है वो किसी और महिला के साथ संबंध रखता है, ठीक, तो इस बात के लिए यदि पत्नी जाकर के केस करे कि मेरा पति किसी और की पत्नी के साथ रिलेशन में है, आप उस पर एफआईआर कीजिए, तो ऐसा नहीं संभव है। या कोई किसी की पत्नी है, वो किसी के और के पति के साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध में है, रिलेशन में है, ठीक, और आप जाकर एफआईआर करवाएं कि देखिए वो किसी और के साथ रिलेशन में है, हम उस पर एफआईआर करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें एडल्ट्री यानी व्यभिचार की स्वतंत्रता है कि इच्छा से यदि मैं भी सहमत हूँ और कोई और भी सहमत है, तो ये दोनों व्यक्ति आपस में रिलेट कर सकते हैं, संबंध रख सकते हैं। इसके लिए आप उन पर किसी प्रकार का केस या मुकदमा नहीं कर सकते, ठीक। तो कहा गया है कि ये जो है एडल्ट्री का अधिकार, इसमें एक धारा थी 497, धारा 497। इसका प्रयोग कब किया जाता था? धारा 497 का मतलब था यदि कोई, देखिए धारा 497 तब प्रयोग किया जाता था यदि कोई व्यक्ति है, ठीक, ठीक। तो जो धारा 497 थी, उसका प्रयोग महिलाओं के लिए किया जाता था कि यदि कोई महिला, ठीक, यदि किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध रखती है और वो अपने पति से अलग होना चाहती है, तो वो आसानी से अलग हो सकती है, इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है। परंतु यदि कोई पुरुष किसी अन्य महिला के साथ रिलेशन में है और वो चाहता है कि वो अपनी पत्नी को छोड़ दे, तो ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि ये जो धारा 497 थी वो केवल महिलाओं के लिए बनाई गई थी। तो ये जो धारा बनाई गई थी ये निष्पक्ष नहीं थी, इसीलिए आगे चल कर के इसे समाप्त कर दिया गया, ठीक, कि अब धारा जो 497 है वो पहले की तरह नहीं रही, ठीक। अब यहाँ पर कहा गया है कि जो व्यभिचार की स्वतंत्रता तो देता है हमारा अनुच्छेद 21, परंतु इसमें ये कहा गया है कि यदि मैं भी सहमत हूँ और कोई और भी सहमत है और हम दोनों रिलेशन में रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, हमारी पत्नी या हमारे पति से हमें कोई लेना देना नहीं, वो किसी प्रकार से हमें बाधित नहीं कर सकते, ठीक। परंतु व्यभिचार जो है वो तलाक का आधार बन सकता है। आप उस पर केस नहीं कर सकते, जैसे आपका पति किसी अन्य के साथ रिलेशन में है तो आप केस नहीं कर सकते कि वो उस महिला के साथ रिलेशन में है, परंतु आप इस बिनाह पर जा कर के आप उससे डिवोर्स के लिए अपील कर सकते हैं कि हमारा जो पति है किसी और के साथ रिलेशन में है और हम इससे डिवोर्स लेना चाहते हैं इस कारण के वजह से। तो ये डिवोर्स का बेस बन सकता है, आधार बन सकता है। परंतु जब एडल्ट्री को बनाया जाता है, क्या, तो जब एडल्ट्री को आप बेस बनाते हैं तलाक का, तो उस समय ना हस्बैंड को कोई भत्ता देता है, ना वाइफ हस्बैंड को भत्ता देती है, गुजारा भत्ता। गुजारा भत्ता का मतलब होता है कि जब पति पत्नी से अलग होता है, तो जैसे आपने देखा होगा ना, हाल फिलहाल का केस, हार्दिक पांड्या की पत्नी उनसे अलग हो गई, जो चहल थी उनकी पत्नी चहल चहल करके कहीं और चली गई, ठीक। तो जब वो अलग होते हैं तो उनको संपत्ति का विभाजन करना होता है कि आपको इतनी संपत्ति देनी पड़ेगी। तो गुजारा भत्ता का मतलब होता है कि इतना पैसा इनको कम से कम आपको हर मंथ या हर महीने देना होगा ताकि कि वो अपना गुजारा कर सके, ठीक। परंतु यदि कोई व्यक्ति एडल्ट्री को आधार बनाकर तलाक लेता है, तो उस समय ना हस्बैंड को वाइफ को किसी प्रकार का गुजारा भत्ता देना होगा, ना वाइफ हस्बैंड को किसी प्रकार का गुजारा भत्ता देगी, ठीक। और कहा गया है जो अनुच्छेद 21 होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक, जो अनुच्छेद 21 होता है और 20, अनुच्छेद 20 और 21 ऐसे अनुच्छेद है जिसे संसद और राष्ट्रपति किसी भी दशा में निलंबित
नहीं कर सकते, ना ही उसे समाप्त किया जा सकता है। ठीक। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में लिखी हुई बातें संविधान में कभी भी बदली नहीं जाएंगी, क्योंकि इसे बदलने का अधिकार ना ही देश की संसद के पास है, ना ही इसे निलंबित करने का अधिकार हमारे राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रीय आपात की स्थिति होने पर भी हमारे अनुच्छेद 20 और 21 में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो आज के लिए केवल इतना ही। आई होप कि जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं वो अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और जो चीज़ें आपको ना समझ में आए वो कमेंट कीजिए। और ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसे ही नई नई चीज़ों को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।